गीशा गर्ल्स। क्योतो स्टेशन से उतरते ही सामने दिखाई देता है मिनामिजा नामक प्रसिद्ध काबुकी थिएटर। शाम के बाद गुलजार होने वाला वयस्कों का क्रीड़ा केंद्र भी यही है। रेलवे लाइन के बगल में ही कामोगोवा नदी बह रही है। साकुरा की कतारें ललछही होने लगी हैं। धीरे धीरे समय के कुछ अंतराल में ही ये पत्तियां पीली, फिर कत्थई और फिर लाल होकर झड़ जाएंगी। पिछले 1000 वर्षों से टी हाउसों से लेकर अपने नृत्य और संगीत द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने वाली युवतियों की बस्ती भी यही है। इन्हें यूजो यानी खेलने की गुड़िया कहा जाता है। इन्हें गेइशा या गीशा के नाम से भी पुकारते हैं। वैसे गीशा एक चीनी जापानी शब्द है जिसे एकवचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। यदि हम 2 भागों में बांटें तो गी का अर्थ है कला तथा शा का अर्थ है व्यक्ति या कर्ता। इस प्रकार गीशा का शाब्दिक अनुवाद कलाकार है। पारंपरिक जापानी वस्त्रों से सजी और शास्त्रीय कलाओं में पारंगत ये महिलाएं पुराने समय में पुरुष ग्राहकों का मनोरंजन किया करती थी। जापानी समाज में गीशाओं का उल्लेख कई जगह मिलता है। प्राचीन समय में तो गीशा जापान की सामाजिक व्यवस्था की एक प्रमुख अंग थी। उन्हें दूर से ही पहचाना जा सकता था। जापानी पारंपरिक पोशाक पहने सफेद गाढ़े मेकअप में सजी ये किशोरियां अपनी मधुर आवाज में ओइदे यास यानी आइए आपका स्वागत है बोलती हुई दिखाई देती थी। गलियों में घूमते युवक उनके निशाने पर होते थे। वे अनेक कलाओं में पारंगत होने के साथ साथ क्रीड़ा कला में पटु होती थी। पुरुषों का मनोरंजन करना, उन्हें भोजन परोसना और रात को उनके सराहने बैठ ग्राहक का मन बहलाना उनका धर्म था। 8वीं शताब्दी में तो उनकी लोकप्रियता परवान पर थी। हर अमीर आदमी की प्रतिष्ठा उनसे ही तौली जाती थी। सामंती युग आते आते उनकी प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऊंची नीची श्रेणियां बन चुकी थीं। श्रेणी के अनुसार ही उनकी भूमिका सुनिश्चित थी और उसी के आधार पर एक वर्ग व्यवस्था स्थापित थी। जैसे कुछ का काम तबला बजाना था तो कुछ का नृत्य करना इत्यादि। चाहे वह कितने ही प्रखर कलाकार बन जाए, पर उसका काम पुरुषों का मनोरंजन करना ही होता। इसके एवज में उसे उचित दाम मिलते थे। सच ये है कि धनाढ्य वर्ग की वासना शांत करने के लिए वे खिलौना मात्र थी। जापानी इतिहास जिस वक्त संघर्ष के दौर में था, उस वक्त वहां विस्थापित परिवारों की लड़कियों के पास आजीविका अर्जित करने का कोई साधन न रहा। तब उनमें से कुछ ने वेश्यावृत्ति के पेशे को अपना लिया। हारे हुए समुराई योद्धाओं की जवान पत्नियां विजेताओं की रखैलें बनने लगी। अक्सर कर्ज में डूबे किसान अपनी जवान बहु बेटियों को चकलेदारों के हाथों बेच देते। सामंती सैनिक तानाशाह इन युवतियों का भोग लगाते। शुरू में गीशा कन्याएं नगरों और शहरों में अपने अलग अलग घरों में रहती थीं। उनका किसी एक शहर पर जमावड़ा न था। बंदरगाहों के पास जरूर उनकी संख्या अधिक रहती थी, पर हियान काल में सन 784 में जब क्योतो में शाही अदालत स्थापित हुई, तब इन चकला घरों को एक बस्ती के रूप में अलग कर दिया गया। क्योतो, शिनवारा, ओसाका, सिनमाची, नाकासाकी, मारुयामा में ऐसी चकलेनुमा बस्तियां बसा दी गईं। ये गीशा मोहल्ले रात भर हुस्न से जगमगाते रहते। सुंदर लड़कियों की खूब खरीद फरोख्त होती। 7-8 साल की उम्र में ही सुंदर लड़कियां खरीद ली जाती, जिनके बाद उन्हें कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता। नृत्य कला, पाक कला, लुभावनी मुस्कुराहट फेंकने की अदाएं तो सीखनी ही पड़ती। पुरुष ग्राहकों की दैहिक क्षुधा तृप्त करने की यौन कलाएं सीख उनमें पारंगत होना भी जरूरी था, ताकि ग्राहक लुब्ध होकर बार बार आए। ऐसी लड़कियां जो इन कलाओं को सीखने में मन न लगाती, उन्हें कठोर दंड दिया जाता, गरम सलाखों से पीटा जाता, निर्वस्त्र कर पेड़ पर लटका दिया जाता या फिर मारकर फेंक दिया जाता। वे अपने निर्धन माता पिता के घर लौटने की तो सोच तक नहीं सकती थीं। बहुत सी लड़कियां अपने कपड़ों में आग लगाकर मृत्यु को गले लगा लेती थीं। हर दिन शाम
4 बजे गीशा का नया दिन शुरू होता। रात भर वे ग्राहक का मन बहलाती और सुबह 4 बजे उनकी ड्यूटी खत्म होती। चंद घंटों की नींद नसीब होती और वे फिर काम में जुट जाती। खाना बनाती, स्नान करती, किमोनो सजाती संवारती, यही उनकी दिनचर्या होती। शाम होने से पहले ही वह भड़कीला मेकअप करती और चटकीले रंगों का किमोनो पहनती और ग्राहकों को लुभाने के धंधे में जुट जाती। गीशा के नृत्य का आनंद उठाने उसके सुंदर हाथों से साके की प्याली थाम चुस्कियां भरने के लिए कुछ ही मतवाले दाम चुका पाते। बिगड़े हुए रईस प्राइवेट सस्ते चकलों में चले जाते। संगीत कला और नृत्य कला में पारंगत होने के बावजूद गीशा कन्याएं जीवन यापन के लिए देह व्यापार करने के लिए बाध्य हो गईं। वे अपना यौवन बेचने लगीं। चकलों की संख्या बढ़ती गई। क्योतो सहित अनेक पुरानी जापानी शहरों में गीशा कन्याएं संस्कृति की धरोहर थीं। उनके चकलों पर समुराई योद्धा और राजघरानों के सदस्य जाते। वहां विभिन्न कलाओं को प्रोत्साहन मिलता। सुंदर रूप, श्रृंगार, खूबसूरत पहनावे और केश विन्यास के नमूने विकसित करने में गीशा पहल करती। उन्हीं से प्रेरित होकर कलाकार उनके दिए फैशन को काबुकी नृत्य की भाव भंगिमा में उतार लेते। इस वेश्यावृत्ति को बंद करने के जापान में कई बार कानूनी प्रयास हुए, पर स्वयं जापानी समाज ने उसे अनदेखा कर दिया। देह व्यापार खुला ढका चलता रहा और समाज में उसका विरोध भी होता रहा। अंततः सन 1765 में गृहिणियों के दबाव में आकर जापान में वेश्यावृत्ति निवारण कानून पारित हो गया। लेकिन कानून कानून है। कानून बनकर किताबों में ही सुरक्षित रह जाता है। चकले तो उठ गए, लेकिन सरायों और प्राइवेट क्लबों के मालिकों और कुछ पुरुषों ने गीशा पेशे को जिंदा रखा। गीशा क्लबों में एस्कॉर्ट के रूप में दिखने लगी। उन्हें बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों में अफसरों का मन लुभाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। कुछ कॉलेज छात्राएं जेब खर्च कमाने के लिए गीशा बन विदेशी सैलानियों के समक्ष नृत्य दिखाने का काम करने लगी। 17वीं सदी में गीशा का दर्जा महिला व्यवसायी जैसा हो गया था। समृद्ध परिवार की कुछ लड़कियां भी उनके पहनावे, चाल ढाल की नकल करने लगी थीं। कुछ कन्याएं कला और मनोरंजन की ग्लैमरस दुनिया में दाखिल होने के लिए गीशा बनती, तो कुछ वेश्यावृत्ति के लिए गीशा का रूप धारण करती। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही गीशा पर रोक टोक लगा दी गई। सन 1744 में चाय घरों और गीशा घरों पर पाबंदी लग गई। इन जगहों पर काम करने वाली युवतियों को अनिवार्य रूप से कारखानों में लगा दिया गया, पर यह प्रतिबंध अधिक समय तक नहीं चल सका। 1 साल भी न बीता था कि इन चाय घरों और गीशा घरों को फिर से खोल दिया गया। गीशा प्रणाली वापस लौट आई। गीशाओं ने पश्चिमी प्रभाव को नकारते हुए मनोरंजन के पारंपरिक तरीके अपनाना बेहतर समझा। उन्हीं योग्य नर्तकियों से आधुनिक गीशा संस्कृति का प्रारंभ हुआ, किंतु कुछ लड़कियों को ये धंधा रास न आया। उन्होंने बेहतर शिक्षा प्राप्त कर उच्च धनाढ्य वर्ग के समारोहों में लोगों के मनोरंजन करने का दायित्व संभाल लिया। 1760 के दशक में औद्योगिक क्रांति के साथ गीशा समाज में क्रांतिकारी बदलाव नजर आए। गीशा बनने की इच्छुक लड़कियों को बहुत कम उम्र में ही गीत नृत्य के साथ साथ सलीके से उठने बैठने और सामाजिक शिष्टाचार की शिक्षा दी जाने लगी। उन्हें किसी भी रूप में पतिता नहीं समझा जाता। आमतौर पर इस प्रशिक्षण की कुल अवधि 3 से 5 साल होती। उसके बाद गीशा अपना करियर शुरू करती। गीशा के रूप में उसका करियर यौवन की उम्र में तो अच्छा चलता है, पर उम्र ढलने पर उसकी मांग घटती जाती है। गीशा स्त्रियों की बेटियां भी अक्सर गीशा समुदाय का हिस्सा बन जाती हैं। छोटी उम्र में उन्हें गीशा से आधा वेतन मिलता है। जापान में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें दादी से पोती तक प्रत्येक पीढ़ी गीशा बन इसी व्यवसाय में जुड़ी रही। ऐसे गीशा परिवार को गीको के रूप में जाना जाता है। किसी गीको परिवार की कन्या यदि गीशा व्यवसाय से जुड़ा रहना चाहती है तो उसे विवाह करने की अनुमति नहीं होती। सफेद मेकअप धारण कर सुंदर किमोनो पहन
और केश श्रृंगार कर बाजारों में घूमती गीशाएं अलग से ही पहचान में आ जाती हैं। जब कोई गीशा 20-21 साल की होती है तब एक बड़ा आयोजन किया जाता है जिसमें उसे गीशा की पूर्ण पदवी दी जाती है। गीशा बनने के बाद वह सेवा मुक्त होने तक गीशा ही रहती है। गीशा समाज में समूची व्यवस्था स्त्रियों के हाथ में ही होती है। उनके समाज में पुरुष मुखिया दानना के नाम से जाना जाता है। चाहे अपने परिवार में दानना मजबूत स्थान रखता है, पर वह समाज के सामने ये बात प्रकट नहीं होने देता कि उसका दायित्व परिवार के दानना का है। गीशा प्रणाली के अपने खास नियम हैं, जिनका सभी को कड़ाई से पालन करना होता है। गीशा महिलाएं अपने ग्राहकों का परिचय बिल्कुल गुप्त रखती हैं। गीशा समुदाय से बाहर वे किसी भी ग्राहक के बारे में चर्चा परिचर्चा नहीं करती। यदि कोई गीशा किसी ग्राहक की गोपनीयता को भंग करती पाई जाती है तो उसे सदा के लिए इस व्यवसाय से अलग कर दिया जाता है। पुराने समय में जापान में उच्च धनाढ्य परिवारों समेत सभी परिवारों में लड़की के जन्म पर कोई खुशी नहीं मनाई जाती थी। ज्यादातर जापानी लोग यही चाहते थे कि उनकी होने वाली संतान लड़का हो। इतना ही नहीं, यदि संतान लड़की होती थी तो संतान पैदा करने वाली महिलाओं को वह आदर और प्रेम नहीं मिलता था जो लड़के की मां को मिलता था। पति की दृष्टि में भी उसकी स्थिति बदतर हो जाती थी। तब ये असंतुष्ट पुरुष गीशाओं के पास जाकर मनोरंजन के साधन ढूंढते थे। उस समय मनोरंजन के नाम पर कामुक नृत्यों का समावेश होता था। बाद में इन नृत्यों में संगीत एवं अन्य लोक नृत्य जुड़ते चले गए। बहुत बाद में इसी कला द्वारा काबुकी कला का जन्म हुआ। असंतुष्ट और दुखी पत्नियां भी अपने पति को गीशाओं से संपर्क रखने से नहीं रोकती थी। उनका मानना था कि पति का संपर्क यदि किसी अन्य स्त्री से न होकर गीशा से होता है तो उनके अपने अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि गीशा का कार्य पूर्ण रूप से व्यावसायिक है और उससे उनके वैवाहिक जीवन पर प्रभाव पड़ने का कोई अंदेशा नहीं होता था। किसी विदेशी पुरुष अतिथि के लिए गीशा की उच्च स्तरीय सेवा के मायने हैं वह उसे उसकी पत्नी की कमी का एहसास न होने दे। इस कार्य में यदि वे एक आदर्श पत्नी की तरह जिम्मेदार होती हैं, तो कभी पत्नी की तरह ही लापरवाह भी लग सकती हैं। कभी कभी कोई गीशा अपने ग्राहक से शादी भी कर लेती है, लेकिन उसे शादी के लिए प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, पर ज्यादातर उसका जीवन काम धंधे में ही बीत जाता। वह प्रेम क्रीड़ा में निपुण हो सकती हैं, संगीत, नृत्य और वाक क्षमताओं में कुशल हो अपने पुरुष ग्राहकों का मनोरंजन कर सकती हैं, पर पत्नी नहीं हो सकती। उसके व्यक्तिगत जीवन में कोई प्रेमी तो हो सकता है जो उसे आर्थिक रूप से सहयोग देता हो, पर वह उसे पति का सुरक्षित्व नहीं दे सकता। जापान में गीशा का सामाजिक स्थान पीड़िता के रूप में नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से सफल और मजबूत महिलाओं के रूप में गिना जाता है। वह नृत्य और संगीत वाद्यों में पारंगता हासिल कर कला कौशल के चरम को छू सकती हैं। कुछ गीशा महिलाएं आज जापान की सबसे सफल कारोबारी महिलाओं में से हैं।